अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर राबिया है। आज हम लोग अपना जनरल हिस्टोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, स्किन द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। हमें पता है कि हमारे पास जो स्किन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। और सबसे पहले हम उसका जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम विल टॉक अबाउट द सेल्स एंड द डिफरेंट लेयर्स of the skin. First of all, it is the largest organ of the body. अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। इसके डिफरेंट अपेंडेजेस होते हैं या इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनाते हैं जो मिलकर, फॉर एग्जांपल नेल्स, हेयर, स्वेट ग्लैंड्स, ये सेबेशियस ग्लैंड्स, दीज और द all these are the epidermal derivatives which are in the dermis. ये दोनों स्किन की लेयर्स हैं, ये हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। अच्छा, अब स्किन जो है वो हमारे पास या तो थिन स्किन होगी या थिक स्किन होगी, ठीक है। ये समझ लें कि स्किन की टाइप्स हैं, या थिन स्किन या थिक स्किन। एक ही बॉडी के अंदर ये दोनों जो होंगी वो एग्जिस्ट करेंगी। हम स्किन को दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल एपिडर्मिस लेयर एंड द डीप डर्मल लेयर। जो हम पहले पढ़ कर आए हुए हैं कि हमारे पास सुपरफिशियल जो होगी वो एपिडर्मल लेयर होगी और डीप डर्मल लेयर होगी। जो एपिडर्मिस लेयर है ये हमारे पास नॉन वेस्कुलर होती है, यानी यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं आती, और दीज आर लाइंड बाय द केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होंगे। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मोर देन वन नंबर ऑफ लेयर्स। स्क्वेमस का मतलब कि हमारे पास फ्लैटेंड सेल्स होंगे या फ्यूजिफॉर्म शेप्ड सेल्स होंगे जो कि सुपरफिशियल लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर ऑफ द एपिथेलियम पे पड़े हुए होंगे। और केराटिनाइज्ड का मतलब कि इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर केराटिन प्रोटीन होगी। अच्छा जी, इस एपिडर्मिस के अंदर फर्दर लेयर्स आती हैं और हर लेयर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर्स होंगी और डिफरेंट सेल टाइप्स होंगी। ये हम अभी थोड़ी देर में आगे पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि ये सारी क्या बात है। द नेक्स्ट इज एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास पड़ी हुई होती है एक और लेयर, दैट इज द डर्मिस ऑफ द स्किन। ये वेस्कुलर होती है अगर हम इसको एपिडर्मिस से कंपेयर करें, और ये जो है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगी, इसके अंदर नर्व्स भी होंगी, इसके अंदर ग्लैंड्स भी हैं, हेयर फॉलिकल्स भी पड़े हुए हैं, और जो है ना वो नर्व्स भी हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज हमारे पास एपिडर्मिस। डर्मिस के नीचे हमारे पास एक थर्ड लेयर है, दैट इज द हाइपोडर्मिस। पहले भी बताया था, हाइपो मीन्स बिलो, डर्मिस मीन डर्मिस के नीचे, ठीक है। और द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोस टिश्यूज दैट फॉर्म द सुपरफिशियल फेशिया सीन इन द ग्रॉस एनाटॉमी। हम नंबर ऑफ लेयर्स की बात करें कि सबसे ऊपर हमारे पास स्किन थी, स्किन के अंदर फर्दर टू लेयर्स थी, एपिडर्मल लेयर एंड द डर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर जो है वो हमारे पास नॉन वेस्कुलराइज्ड है, इसके अंदर फर्दर 5 लेयर्स होती हैं, और इसकी जो सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं वो डेड सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। और ये डेड सेल जो है वो क्या होता है, इसका टर्नओवर होता है, यानी जो पुराने सेल्स हैं जो अपना लाइफ स्पैन ख़त्म कर चुके हैं वो क्या होंगे, उतरना शुरू हो जाएंगे स्किन से, एंड दिस इज़ रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स। यानी नए सेल ऊपर आते रहेंगे और पुराने सेल्स जो हैं जो अपना लाइफ स्पैन पूरा करते रहते हैं वो स्किन से उतर जाते हैं। दिस इज़ द टर्नओवर, ठीक है। अच्छा जी, एंड दिस टर्नओवर जो होता है ये क्या होता है, रिड्यूस होता है विद द एज। स्किन की अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो स्किन जो होगी वो फीमेल्स के अंदर थिन होगी और मेल्स के अंदर थिक होगी। और एक ही बॉडी के अंदर यानी फीमेल के अंदर थिन टाइप ऑफ स्किन भी होगी एंड थिक टाइप ऑफ स्किन भी होगी। यानी अगर हम पाम्स और सोल्स की बात करें तो यहाँ की जो स्किन होती है दैट इज़ द थिक, और इसी तरह से स्कैल्प भी जो है वो एक थिक स्किन है। इसके नीचे हमारे पास एक और लेयर है, दैट इज़ द हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर इसको हम बोलते हैं, या इसको हम सुपरफिशियल फेशिया भी बोलते हैं। आपकी कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसके ये नाम लिखे हुए हैं।
जो कि डर्मिस के नीचे पड़ी हुई होती है, और इसके अंदर हमारे पास एडिपोस टिश्यूज़ होता है और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ये हम पीछे पढ़ कर आए हैं। ये आपकी एक डायग्राम है जिसमें उसने लेयर्स ऑफ द स्किन के बारे में बताया हुआ है। ये हमारे पास एपिडर्मिस लेयर है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कवर की हुई है। दिस इज द एपिडर्मल लेयर। और ये हमारे पास डर्मल लेयर है जो कि बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू या हाइपोडर्मस टिश्यू के बीच की जो लेयर है, दिस इज द डर्मल लेयर। और इस डर्मल के अंदर फर्दर टू होती हैं। द सुपरफिशियल वन इज पेपिलरी एंड डीपर इज रेटिकुलर। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके आगे अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सेल्स क्या हैं। एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं स्किन के। दीज आर नेम्ड एज द केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स, मार्कर सेल्स। These are the 4 different types of the cells which are present in the epidermis of the skin. अभी हम इनमें से इंडिविजुअली हर सेल को पढ़ लेते हैं। साइट्स का मतलब सेल होता है। कैराटिनोसाइट्स मीन कैराटिन कंटेनिंग सेल्स। ठीक है, लिटरल मीनिंग से आप लोग याद रख लेना या उससे रिलेट कर लेना ताकि ईजी हो जाए आप लोगों को याद करने में। ये वो सेल की वैरायटी है जो कि एपिडर्मिस के अंदर मोस्ट डोमिनेंट है, यानी एपिडर्मिस के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला सेल होगा वो कैराटिनोसाइट्स होंगे। कैराटिनोसाइट्स जो है वो बेसिकली एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर। अगर आपको पिछला याद हो तो हमने इसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर फर्दर 5 लेयर्स पढ़ी थी और उसका नमोनिक्स हमने ये पढ़ा था, कम लेट्स गेट सम बियर, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे ऊपर वाली आउटसाइड टू इनवर्ड हमने जाना है। और सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम कॉर्नियम था, ल्यूसीडियम था, ग्रेनुलोसम था, स्पाइनोसम था और बेसिलाई था। ठीक है, दीज आर द फर्दर 5 लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। अब सबसे निचली लेयर जिसको हम स्ट्रेटम बेसिलाई बोल रहे हैं, ये स्ट्रेटम बेसल बोल रहे हैं, उसमें क्या होते हैं कि हमारे पास वो माइटोटिकली एक्टिव होती है। उसके जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्रो करते हैं और वो ऊपर माइग्रेट करना शुरू होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे होते हैं उनके अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है दैट इज़ नोन एज द कैरेटिनाइजेशन, यानी उनकी साइटोप्लाज्म के अंदर कैरेटिन प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। इस प्रोसेस को कैरेटिनाइजेशन बोलते हैं, ये कॉर्निफिकेशन बोलते हैं। एंड मतलब अब जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे केराटिन का कंटेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स बढ़ता रहेगा। और एक टाइम आएगा कि जो मोस्ट सुपरफिशियल लेयर होगी एपिडर्मिस की, उसके ऊपर हमारे पास क्या होंगे, डेड सेल्स होंगे, केराटिन कंटेनिंग डेड सेल्स होंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे पास केराटिनोसाइट्स हैं, अभी हमें पता चल गया कि कहाँ से बनेंगे, बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस से बनेंगे, वहाँ पे ग्रो करेंगे और माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, यानी ग्रोथ के फेज से भी गुजर रहे हैं और साथ साथ माइग्रेट भी करते जा रहे हैं टू द डिफरेंट अपर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। और एक टाइम आएगा कि मोस्ट सुपरफिशियल लेयर में वो डेड कैरेटिनाइज्ड सेल्स होंगे। डर्मिस एपिडर्मिस जो है वो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल, ये हम अभी पीछे पढ़ रहे हैं। अब कैरेटिनाइज्ड सेल्स के बीच में हमारे पास जो दूसरी वैरायटी ऑफ सेल्स हैं जिसमें हमने पढ़ा मेलानोसाइट्स पढ़े, लैंगरहैंस पढ़े, मार्कल सेल्स पढ़े, ये सेल्स भी जो हैं इन कैरेटिन कंटेनिंग सेल्स के बीच में स्प्रेड हुए होंगे। द मोस्ट सुपरफिशियल डेड सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द स्किन सरफेस, जिसको हमने टर्नओवर पढ़ा था। The keratinocytes of the stratum basilae of the epidermis contain the few of the mitochondria, small Golgi apparatus, RER, abundant of the ribosomes, small number of keratin intermediate filaments. Abundant ribosomes का मतलब है कि यहाँ पे राइबोसोम्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन है। अब केराटिन एक प्रोटीन है, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास केराटिनाइज्ड सेल्स हैं,
प्रोटीन ज़्यादा होगी, कैरेटिन प्रोटीन ज़्यादा होगी इन सेल्स के अंदर, तो इनके पास वो मशीनरी भी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो राइबोसोम्स जो है वो कैरेटिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, विच लेटर बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू द कैरेटिन फिलामेंट्स, जो कि जैसे जैसे अपना ऊपर जाती रहेंगी, सेल्स ऊपर जाते रहेंगे, उसमें कैरेटिन के डिफरेंट जो लेवल्स हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के वो बनते रहेंगे। As the keratinocytes leave the stratum basilae, move outward, they assume the following two activities. जैसे जैसे वो अपवर्ड जाएंगे, इनके बीच में ये जो दो एक्टिविटीज़ हैं ये होती रहेंगी। कैरेटिन फिलामेंट्स का नंबर जो होगा साइटोप्लाज्म के अंदर वो बढ़ता रहेगा, यानी साइटोप्लाज्म जो होगा वो फिल होना शुरू हो जाएगा विद दैट ऑफ द कैरेटिन प्रोटीन, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ माइग्रेट करेंगे, और दे बिकम एग्रीगेटेड इनटू द बंडल्स कॉल्ड द टोनोफाइब्रिल्स। एक टाइम आएगा कि जो मोस्ट सुपरफिशियल कैरेटिनाइट्स होंगे, ये तो जो मेच्योर कैरेटिनाइट्स होंगे, उनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर 85% जो होगा वो कैरेटिन प्रोटीन होगी। सेल वॉल्यूम का 85% जो होगा वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा बाय द कैरेटिन प्रोटीन। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी जो हो रही होगी इसके अंदर, हमारे पास स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर ऑफ द एपिडर्मिस के अंदर जो कैरेटिनाइट्स होंगे पड़े हुए, उन कैरेटिनाइट्स के अंदर, मतलब लेयर के अंदर पड़े हुए कैरेटिनाइट्स सेल्स जो होंगे, या कैरेटिनाइट्स सेल्स ऑफ द स्पाइनोसम लेयर ऑफ द एपिडर्मिस क्या करेंगे, अब मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, उनको हम लेमिलर बॉडीज बोलेंगे। बन सेल के अंदर ही रहे हैं। अब these granules contain the phospholipids, glycosphingolipids and ceramides arranged in a closely packed lamellar configurations। ठीक है, यानी अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये अब क्या होंगे, ये एक लेमिलर कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, एक लेमिला की तरह की इनकी अरेंजमेंट होगी, और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये सिक्रीट किए जाएंगे इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, लेकिन किस लेयर में, ग्रेनुलोसम में या कॉर्नियम में। अब जब ये रिलीज होंगे तो ये हमारे पास एक बैरियर बना देंगे, वाटर बैरियर बना देंगे एपिडर्मिस का, यानी अब ये क्या करेंगे, एक तरह से चेन बना देंगे जो कि क्या होगी, वाटर बैरियर के तौर पर काम करेगी, क्योंकि ये सारी लिपिड्स हैं। लिपिड्स क्या होती हैं, वाटर इनसोलेबल होती हैं। अब जब ये वाटर इनसोलेबल हैं तो इट मीन्स वाटर का बैरियर बन गया, वाटर या वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस जो होंगे इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे, और इस तरह से ये जो वाटर प्रूफ सरफेस होगी ये बन जाएगी। ठीक हो गया, यानी स्पाइनोसम के अंदर हमारे पास लेमिलर बॉडीज़ या आपकी मेम्ब्रेन बाउंडेड और ग्रेन्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास लिपिड पड़ा हुआ होगा। ये लिपिड जो है अपने से ऊपर वाली लेयर्स के अंदर जाकर ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये इनकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, ग्रेन्यूल्स बाहर चले जाएंगे, और ये इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स चले जाएंगे, और ये हमारे पास एक बैरियर बना देंगे नोन एज द वाटर बैरियर। ये था हमारा केराटिनोसाइट्स। द नेक्स्ट इज मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स मीन्स अगेन साइट्स मीन सेल और मेलानो मीन मेलानिन से याद रखें। अच्छा जी, अब एक पहला पॉइंट ये कि हमारे पास जब हम इसको नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल स्लाइड से प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास ये जो स्टेन्स होंगे, जो सेल्स होंगे मेलानोसाइट्स या लैंगरहैंग सेल्स, ये हमें अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, यानी इसकी जब हमने इसको देखने के लिए करना है तो हमें स्पेशल स्टेन यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमें ये सेल्स जो हैं वो अपीयर हो। तो इन अदर वर्ड्स के हम जो है इन सेल्स को नॉर्मल H&E स्टेन्ड सेक्शंस के अंदर नहीं देख सकते। कहाँ से बनते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स से ये बनते हैं। दिस इज़ द न्यूरल क्रस्ट सेल। हमारे पास एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जहाँ से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो डिराइव होते हैं। तो मेलानोसाइट्स इस क्रस्ट से बनते हैं। किस तरह के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इरेगुलर होते हैं सेल्स, और लॉन्ग होते हैं, और इनकी जो है वो हमारे पास एक डेंड्राइटिक एक्सटेंशन एक स्ट्रक्चर होता है इन सेल्स के पास, जो कि दैट ब्रांच
इनटू द एपिडर्मिस, यानी इनकी इरेगुलर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं. दीज एक्सटेंशंस आर नोन एज डेंड्राइटिक एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मिस. ये जिस लेयर के अंदर होंगे. अच्छा जी, मेलानोसाइट्स इसका दूसरा नाम जो है वो हमारे पास स्टेलेट सेल्स भी हैं. दीज आर लोकेटेड बिटवीन द स्ट्रेटम बेसिलाई एंड द स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड सिंथेसाइज द डार्क ब्राउन पिगमेंट कॉल्ड द मेलानिन. इन्होंने क्या करना है, मेलानिन को प्रोड्यूस करना है, ब्राउन पिगमेंट जो है, जो कि स्किन को डार्क कलर देता है, डार्क टोन देता है. और उसका बेनिफिट क्या होता है कि ये जो डार्क कलर है ये स्किन को हार्मफुल रेडिएशन से प्रिवेंट करता है. अच्छा जी, वो कहता है कि ऑल्दो दीज सेल्स यानी मेलानोसाइट्स आर फाउंड बिटवीन द केराटिनोसाइट सेल्स, यानी ये केराटिनोसाइट्स के बीच में फैले हुए होते हैं, बट इनका जो इंटरसेलुलर जंक्शन है ये नहीं होता दूसरे सेल्स के साथ. ये बिटवीन द मेलानोसाइट्स इनका जो इंटरसेलुलर जंक्शन है वो नहीं होगा. अच्छा जी, द नेक्स्ट इज मेलानिन. के मेलानिन किस तरह से बनता है. मेलानिन जो है वो एक अमाइनो एसिड नोन एज टायरोसिन से बनता है इन द मेलानोसाइट्स. ठीक है, और जो ग्रेन्यूल्स होगा दैट विल बी नोन एज मेलानोसोम. ठीक है, और जो एंजाइम होगा जो कि इसको बनाने में या इसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा दैट विल बी द टायरोसिनेज. अच्छा जी, अब ये क्या होगा कि ये जो टायरोसिन एंजाइम है, अमाइनो एसिड है, ये टायरोसिनेज एंजाइम के थ्रू जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड एक मॉलिक्यूल बना देगा दैट विल बी द मेलानिन. ये मेलानिन जो है ये गोल्जी अपरेटस में जाएगा, मेलानोसाइट्स के सेल्स के गोल्जी अपरेटस में जाएगा, जहाँ उसकी पैकिंग होगी, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन लग जाएगी. जब ये पैक हो जाएगा तो फिर ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस में जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा या माइग्रेट कर दिया जाएगा. वहाँ से ये जो है वो ट्रांसफ़र होगा टू द केराटिनोसाइट्स और फिर ये जो है ऊपर स्किन के अपर लेयर्स में जाएगा. अच्छा जी, मेलानिन जो है वो डार्क कलर देता है स्किन को और हमारे पास प्रिवेंट करता है सन की हार्मफुल जो है वो रेस से. ठीक है, इट प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस. और इसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है जैसे ही सन का एक्सपोजर बढ़ जाता है, यानी डायरेक्ट रिलेटेड है. जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा टू द सनलाइट उतनी ज़्यादा मेलानिन ये डार्क स्किन होगी, ताकि लाइट के यूवी रेडिएशन को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके. द नेक्स्ट सेल टाइप इज़ लैंगरहैंस सेल्स. जैसे मेलानोसाइट्स हमें नॉर्मल एच एंड ई स्टेन्ड सेक्शंस में नज़र नहीं आए थे, सेम लैंगरहैंस सेल्स के साथ भी यही है. ये सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट करेंगे फ्रॉम द बोन मैरो, माइग्रेट करेंगे बोन स्ट्रीम के थ्रू, यानी ट्रैवल करेंगे बोन के थ्रू और अपनी डेस्टिनेशन पे आएंगे विच इज़ द स्ट्रेटम स्पाइनोसम ऑफ द स्किन. इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेन्यूल पड़ा होगा दैट विल नोन एज बार्बिक ग्रेन्यूल्स. उसकी शेप उसने बताई है कि वो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक टेनिस रैकेट शेप्ड उसके ग्रेन्यूल्स होंगे. इन ग्रेन्यूल्स के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी जाने वाली ऑर्गेनेलीज जो हैं वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, RER, मैनी ऑफ द लाइसोसोम्स एंड द वेसिकल्स. मैनी ऑफ द लाइसोसोम्स एंड वेसिकल्स इसलिए होंगे क्योंकि दीज सेल्स आर रिलेटेड टू द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, या ये बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग एंजाइम्स हैं. ये भी हम आगे थोड़ी देर में इसका फंक्शन पढ़ लेंगे. दीज डेंड्राइटिक टाइप सेल्स पार्टिसिपेट इन द बॉडीज इम्यून सिस्टम. बॉडी के इम्यून सिस्टम का ये पार्ट बना रहे हैं. किस तरह से कि जो लैंगरहैंस सेल्स हैं ये रिकग्नाइज करेंगे, फेगोसाइटोस करेंगे फॉरेन पार्टिकल को. ठीक है, एंड द प्रोसेसेस ऑफ द फॉरेन एंड प्रोसेस द फॉरेन एंटीजन, मतलब जो भी बॉडी का पार्ट नहीं होगा जो फॉरेन पार्टिकल होगा उसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले रिकग्नाइज किया जाएगा, उसको फेगोसाइटोस कर लिया जाएगा और उसका जो मटेरियल है उसको क्या होंगे एंटीजन के तौर पर प्रेजेंट करेंगे. देन रिट्रैक्ट देयर प्रोसेसेस, मूव थ्रू द डर्मस, एंटर द लिम्फॉइड वेसल्स. लिम्फॉइड वेसल्स के थ्रू जो भी नियर बाय लिम्फ नोड होगा वहाँ पे एंटर हो जाएंगे.
वहाँ पे पड़े हुए टी लिम्फोसाइट्स को ये वो दे देंगे एंटीजन कि भाई ये लो, ये कोई बाहर से चीज़ आई है। ठीक हो गया। अब वो टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे और इस तरह से ये जो लैंगरहैंस सेल्स हैं दीज पार्टिसिपेट इन द बॉडीज इम्यून सिस्टम और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे काम करते हैं। इस तरह से ये सेल के तौर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे वर्क करते हैं। द नेक्स्ट इज मार्कल सेल्स। ये स्ट्रेटम बेसिलाए लेयर ऑफ द एपिडर्मिस के अंदर पड़े हुए होते हैं। इनके अंदर डेस्मोसोम्स जो हैं वो कॉमन जो है वो ऑब्जर्व किया गया है between the Markle cells and the adjoining keratinocytes। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर हमें दो जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक या स्पेशल फीचर मिले हैं। एक तो हमारे पास केराटिन के अलावा जो हैं वो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पड़े हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके साथ साथ हमारे पास एक कुछ जो है वो ग्रेन्यूल्स पड़े हैं जो कि कौन सा मटेरियल अपने अंदर इनक्लोज किए हुए न्यूरोसिक्रेटरी इन नेचर है। उनके अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो क्या है, दैट इज सपोज टू बी न्यूरोसिक्रेटरी इन नेचर। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन जो है इसकी अनसर्टेन है, हमें अभी तक नहीं पता। आइदर दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म और द न्यूरल ट्रस्ट सेल्स। अच्छा जी, अब ये कहाँ पे पड़े हुए होते हैं? दीज आर मोस्ट अबंडेंट इन दोज एरियाज ऑफ द स्किन वेयर द सेंसरी परसेप्शन इज़ मोर एक्यूट, जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा सेंसरी स्टिमुलस चाहिए, ये ज़्यादा एक्यूरेट सेंसरी स्टिमुलस चाहिए। फॉर एग्जांपल द फिंगर टिप्स एंड द लिप्स। क्योंकि ये सेंसरी स्टिमुलेशन के साथ इन्वॉल्व हैं तो दे फंक्शन एज द मैकेनो रिसेप्टर्स फॉर द क्यूटेनियस सेंसेशंस। के स्किन से मैकेनो रिसेप्टर्स के सेंसेशंस लेकर जाने का काम जो है वो इनके जिम्मे है। अब हम पढ़ेंगे इनमें से, ये हमने पढ़ लिए वो 4 सेल्स जो कि एपिडर्मिस की लेयर के अंदर होंगे। अब हम पढ़ते हैं लेयर्स को। हम जाएंगे डीप टू सुपरफिशियल या इनवर्ड टू आउटवर्ड। सबसे नीचे सबसे डीप जो पड़ी हुई होगी वो स्ट्रेटम बेसिलाए है, उससे ऊपर हमारे पास स्पाइनोसम आएगी और वो भी और आगे हम पढ़ लेंगे। दिस इज़ द डीपेस्ट लेयर। ठीक है। अच्छा, अब इस लेयर के अंदर हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि किस लेयर के अंदर कितने लेयर ऑफ सेल्स हैं। इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल है। ठीक है। किस तरह के सेल्स होंगे? कॉलमनर टू क्यूबाइडल सेल्स होंगे। दिस स्ट्रेटम बेसिलाए लेयर जो होगी वो बेस करेगी या रेस्ट करेगी ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट्स द 2 ऑफ द लेयर्स ऑफ द स्किन, यानी डर्मस एंड द एपिडर्मिस। डर्मस इनके बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी है ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है अब क्या इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर पड़ी हुई होगी सिंगल लेयर होगी, दैट विल बी द स्ट्रेटम बेसिलाए। और इसके नीचे जो होगी वो क्या होगी? डर्मल की सुपरफिशियल लेयर, दैट इज द पेपिलरी लेयर। और इधर स्ट्रेटम बेसिलाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो सेल्स हैं ये क्या होंगे? ओवल शेप्ड सेल्स होंगे। ठीक है। और इन सेल्स सेलुलर जंक्शंस भी होंगे और जंक्शंस बिटवीन द सेल एंड द बेस लेयर एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा। जो जंक्शंस सेल्स के बीच में होंगे उनको हम डेस्मोसोम्स बोलेंगे, जबकि वो जंक्शंस जो कि बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे उसको हम हेमीडेस्मोसोम्स बोलेंगे। हाँ, अब अगला है कि ये हमारे पास माइटोटिकली एक्टिव लेयर है सेल्स की, स्किन की, एपिडर्मिस की। इसके अंदर स्टेम सेल्स पड़े हुए होते हैं जो कि माइटोसिस में जाके नंबर बढ़ाते हैं सेल्स का। ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअली डिवाइड करते हैं, मैच्योर होते हैं, माइग्रेट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में टू द सुपरफिशियल लेयर। अच्छा, all the cells in the stratum basilae produce and contain the intermediate keratin filaments that increases in number as the cells move superficially। कि हमारे पास ये जो स्ट्रेटम बेसिलाए के अंदर पड़े हुए सारे जो केराटिनोसाइट्स हैं इनके अंदर इंटरमीडिएट केराटिन फिलामेंट होंगे और ये जो केराटिन फिलामेंट का नंबर होगा ये बढ़ता रहेगा जैसे जैसे जो सेल्स हैं वो
अपवर्ड मूव करेंगे। और सुपरफिशियल सेल में हमारे पास सारे डेड सेल्स होंगे जो कि जिसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो केराटिन से भरा हुआ होगा। स्ट्रेटम बेसिलाई के अंदर आने वाले जो सेल्स हैं उसमें केराटिनोसाइट्स होंगे, मेलानोसाइट्स होंगे, मार्कर सेल्स होंगे। अगली जो लेयर है दैट इज द स्ट्रेटम स्पाइनोसम। दिस इज द सेकेंड लेयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब जो माइटोसिस के थ्रू सेल्स बने थे बेसिलाई के अंदर वो ऊपर माइग्रेट करेंगे और ऊपर वो जो है वो सेकेंड लेयर बनाएंगे दैट इज द स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इस लेयर के अंदर हमारे पास 4 to 6 रोज ऑफ द सेल्स होती हैं। हर सेल जो है वो स्फेरिकल शेप्ड है। पिछले लेयर में हमने ओवल शेप्ड पढ़ा था, ठीक है, ये अंडरलाइन भी किया हुआ है। जबकि इस लेयर में हमारे पास क्या हो गया, स्फेरिकल शेप्ड हो गया। एक और फीचर आ गया दैट इज द लेमुलर बॉडीज, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास केराटिनोसाइट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स होंगे जो कि लेमुलर फॉर्म में या लेमुलर कॉन्फ़िगरेशन देंगे और जिसके अंदर बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, वो सारा मटेरियल पड़ा हुआ है जिसने वाटर बैरियर बनाना है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो जब हम नॉर्मल जो हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, इन सेल्स को श्रिंक कर देते हैं और इसके श्रिंकेज के रिज़ल्ट में जो हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं वो क्या होती हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस की फॉर्म इख्तियार कर लेती हैं। और किस फॉर्म में अपीयर होती हैं, स्पाइन्स की फॉर्म में। और इसी स्पाइन की वजह से हमने इस लेयर को स्पाइनोसम का नाम दिया। अच्छा जी, द स्पाइन्स रिप्रेजेंट द साइट्स वेयर द डेस्मोसोम्स आर एंकर्ड टू बंडल्स ऑफ द इंटरमीडिएट केराटिन फिलामेंट्स और द टोनोफिलामेंट्स। यहाँ पे जो सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स है इसमें केराटिन फिलामेंट्स को हम टोनोफिलामेंट्स का नाम दे देंगे और जो स्पाइन्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं उन जगहों को जहाँ पे हमारे पास डेस्मोसोम्स जो थे वो एंकर्ड थे टू द बंडल्स ऑफ द इंटरमीडिएट केराटिन फिलामेंट्स। इस लेयर के अंदर केराटिन फिलामेंट्स की सिंथेसिस भी हो रही है साथ के साथ, और जो केराटिनोसाइट्स सेल्स हैं उनकी ग्रोथ भी हो रही है और टोनोफिलामेंट्स भी बन रहे हैं, बंडल्स ऑफ टोनोफिलामेंट्स बन रहे हैं। The tonofilaments maintain the cohesion among the cells and provide the resistance to the abrasion of the epidermis. They terminate at the various desmosomes. ठीक है, यानी वो बता रहा है कि हमारे पास ये जो टोनोफिलामेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एक कोहेसिव फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द एब्रेशन। ये हमारे पास लेयर हैं ऑफ द एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाली लेयर जो होगी वो स्ट्रेटम स्पाइनल कॉर्नियम की होगी। उसके नीचे हमारे पास जो लेयर होगी वो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम होगी जो कि सिर्फ थिन स्किन के अंदर, थिन वैरायटी ऑफ द स्किन के अंदर पड़ी हुई होती है। इसको मैंने मार्क कर दिया ताकि याद रहे आप लोगों को। द नेक्स्ट इज स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, उसके नीचे पड़ी हुई स्ट्रेटम स्पाइनोसम और उसके नीचे पड़ी हुई हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ द क्या कहते हैं, बेसल लेयर। बेसल लेयर के नीचे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास क्या होगी, पेपिलरी लेयर ऑफ द डर्मस। ये बीच में आपको कुछ जो है वो हमारे पास स्वेट डक्ट्स नज़र आएंगी जो कि स्वेट को पोर करेंगी टू द सरफेस ऑफ द स्किन। हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम, ये वो सेल्स हैं जो कि सुपरफिशियल सेल्स हैं और जिन्होंने शेड ऑफ होने हैं। दीज आर कॉल्ड डीसिक्वेमेटेड सेल्स, यानी ये वो सेल्स हैं जो आपकी स्किन से उतर रहे हैं। अगली है ग्रेनुलोसम, थर्ड लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पाइनोसम से ऊपर मूव कर रहे हैं। तो स्पाइनोसम से ऊपर वाली जो लेयर होगी वो ग्रेनुलोसम होगी। इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, डेंस बेसोफिलिक केराटोहायालिन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म, मतलब केराटोहायालिन ग्रेन्यूल्स पड़े हुए होंगे, मतलब ग्रेनुलोसम से याद रखना है आपने। नंबर ऑफ लेयर्स जो होंगी वो 3 to 5 लेयर्स ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स होंगी इस लेयर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे। यहाँ पे आपने क्या याद करना है कि पीछे जो हमारे पास लेमुलर बॉडीज़ थी,
अब हम उसको ग्रेन्यूलर लेमिलर ग्रेन्यूल्स बोल रहे हैं, जो कि जो है वो क्या है, इनका जो सिक्रेटरी इरेगुलर ग्रेन्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। एंड इसके अंदर हमारे पास दो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, दीज आर द फिलेग्रिन एंड द ट्राइकोहायालिन प्रोटीन्स। ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं ये क्या करती हैं, केराटिन टोनोफिलामेंट्स का जो है वो क्रॉस लिंकेजेस बनाएंगी, मैशवर्क बना देंगी, एंड दिस इज़ नॉन एज द प्रोसेस ऑफ केराटिनाइजेशन। और इस तरह से आपकी जो है वो सॉफ्ट केराटिन प्रोटीन जो स्किन की है वो बनती है। तो यानी यहाँ पे केराटिनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ग्रेन्युलोसम में। और यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेन्यूल्स होंगे वो ए मेम्ब्रेनस ग्रेन्यूल्स होंगे, और जो हमारे पास जो लिपिड जो हमारे पास वाटर बैरियर का जो सामान था, यानी जो लिपिड था उस ग्रेन्यूल के अंदर, वो क्या होंगे, मतलब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। और इंटरसेलुलर स्पेसिस में आएंगे तो फिर हमारे पास क्या बना देंगे, वाटर बैरियर बना देंगे और सील कर देंगे स्किन को। दो तरह के ग्रेन्यूल्स हैं, एक हमारे पास सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं जो कि ए मेम्ब्रेनस होंगे, जिसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, और एक हमारे पास लेमिलर ग्रेन्यूल्स होंगे जो कि वही पुराने जो लेमिलर बॉडीज चलती आ रही हैं वो वाले होंगे। अब जो हमारे पास केराटिन का नंबर बढ़ता जा रहा है तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई होगा सेल का और जो दूसरे ऑर्गेनेलिज हैं वो क्या होंगे, डीजेनरेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और ये डीजेनरेशन जो होगी वो हमारे पास ऑटोफेगी के रिजल्ट में होगी, यानी जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो सेल के अपने ही पार्ट को खाना शुरू कर देंगे। द नेक्स्ट इज स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, फोर्थ लेयर है। ये थिन स्किन्स के अंदर होगी सिर्फ, और एब्सेंट होगी इन अदर रीजन्स ऑफ द बॉडी, यानी सिर्फ इस टाइप ऑफ थिक स्किन के अंदर, सॉरी ये सिर्फ थिक स्किन के अंदर पड़े हुए होंगे, और बाकी जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एब्सेंट होगी अदर वेराइटी ऑफ द स्किन में। अच्छा जी, ये हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट जोन है। इसके अंदर आने वाली जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो 3 to 5 लेयर्स हैं। सेल्स जो होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे और एक्सट्रीमली फ्लैटेंड इओसिनोफिलिक सेल्स होंगे। इट इज़ बेयरली विजिबल। सेल्स जो होंगे आप उसको एज एन सेपरेट एंटिटी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी आपको नहीं पता चलेगा कि ये सेपरेट एंटिटी है। एक अलग से लेयर जैसे आपको सारी नज़र आ रही हैं उस तरह से आप जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे। और इसके ऊपर पड़ी हुई लेयर होगी और जो होगी वो स्ट्रेटम कॉर्नियम होगी, और नीचे पड़ी हुई जो लेयर होगी वो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होगी। और ग्रेनुलोसम वो लेयर है जहाँ पे डीजनरेशन होनी शुरू हो गई है, यानी केराटिन ज़्यादा होना शुरू हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइटली पैक्ड सेल्स लैग न्यूक्लियाई एंड ऑर्गेनेलिज एंड आर डेड। ठीक है, ये क्या है, द फ्लैटेंड सेल्स कंटेन द डेंसली पैक्ड केराटिन फिलामेंट्स। द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम, या फर्स्ट लेयर है, फिफ्थ लेयर है, नीचे से ऊपर जाएंगे, और अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है। इसके अंदर हमारे पास कोई ऑर्गेनेली कोई न्यूक्लियाई नहीं होगा, और इसके अंदर जो आने वाली लेयर्स होंगी, इन लेयर्स में से भी जो सुपरफिशियल लेयर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, फ्लैट एंड डेड सेल्स होंगे। दोज आर फिल्ड विद द सॉफ्ट केराटिन फिलामेंट्स, और केराटिनाइज्ड सेल्स बिकम मोर एंड मोर फ्लैटेंड एज द सरफेस इज अप्रोच्ड, यानी जैसे जैसे वो सरफेस के पास जाते रहेंगे वैसे वैसे उनका क्या होगा, जो केराटिनाइज्ड सेल्स हैं वो फ्लैटेंड होना शुरू हो जाएंगे। ये वो लेयर है जहाँ पे सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूसली शेड ऑफ होंगे, या फिर शेड ऑफ का दूसरा नाम क्या है, डीस्क्वेमेटेड होंगे सेल्स। असल में क्या होगा कि इन सेल्स के बीच में जो डेस्मोसोम्स होगा, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो डेस्मोसोम, यानी जो इंटरसेलुलर जंक्शन है वो टूट जाएगा, और उसके रिजल्ट में वो जो होंगे सेल्स इजीली शेड ऑफ हो जाएंगे। ड्यूरिंग द केराटिनाइजेशन प्रोसेस द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स disrupts the nucleus and all the cytoplasmic organelles which disappear as the cells fills with the keratin, यानी जैसे जैसे केराटिनाइड सेल्स अपने मैचुरेशन की फेज में जाएंगे उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होंगे उसके अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देंगे, और उसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो फिल होगा विद दैट ऑफ द सॉफ्ट केराटिन प्रोटीन। अच्छा जी,
अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है सबसे ऊपर वाली सेल्स की वो थिक होगी and it is coated by the extracellular layer of the phospholipids making the water barrier in epidermis। यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो हमारे पास एक लिपिड की लेयर लगी हुई है दैट इज एक्टिंग एज अ वाटर बैरियर। वो कह रहा है कि हमारे पास जो डीपर लेयर्स हैं सेल्स के वो क्या होंगे, उनके बीच में डेस्मोसोम होगा, लेकिन जो सुपरफिशियल वाले होंगे वो ब्रेक कर देंगे और इसके रिजल्ट में जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, शेडो होंगे। थिकनेस जो है वो वेरी करती है और इसकी थिकनेस जो है वो डिफरेंशिएट्स करेगी थिन स्किन को फ्रॉम दोज ऑफ द थिक स्किन। यानी थिन और थिक स्किन में जो डिफरेंस आ रहा है वो थिकनेस ऑफ द कॉर्नियम लेयर की वजह से आ रहा है। द नेक्स्ट लेयर इज डर्मिस। डर्मिस जो है वो हमारे पास एपिडर्मिस की निचली लेयर होगी और थर्ड लेयर दैट इज द हाइपोडर्मल लेयर उसके ऊपर वाली लेयर होगी। अच्छा जी, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो है वो सेपरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी हम देख कर आए थे। यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं जिसको हम स्किन अपेंडेजेस बोलते हैं, जो कि हमारे पास नेल है, स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल्स हैं। द जंक्शन बिटवीन द डर्मिस एंड द एपिडर्मिस इज इर्रेगुलर। ठीक है, यानी इनके बीच में जो जंक्शन है वो हमारे पास क्या है, अपेंडेजेस की फॉर्म में आएगा। अभी हम इन सारे अपेंडेजेस के पेपिलाए की फॉर्म में आएगा, उसको भी हम अभी पढ़ लेंगे, नाम भी दे लेंगे कि जो हमारे पास सुपरफिशियल लेयर होगी डर्मिस की, जिसको हम पेपिलर लेयर कह रहे हैं, उसको इसी वजह से कह रहे हैं कि वो जो है अपनी प्रोजेक्शंस जो है वो प्रोट्रूड कर देता है इनटू द अपर लेयर जो कि हमारे पास बेसिलाए हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम डर्मल पेपिलाए बोलते हैं। These projections interdigitate with the evaginations of the epidermis called the epidermal ridges। ठीक है, यानी जो एपिडर्मिस की इवेजिनेशंस होंगी, उन इवेजिनेशंस के बीच में हमारे पास क्या होंगी, डर्मल जो होंगी वो डर्मल पेपिलाए होंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये डर्मिस की प्रोट्रूजन्स हैं, ये डर्मिस की प्रोजेक्शंस हैं जो कि प्रोट्रूड की हुई हैं टू द एपिडर्मल रिजेस। दिस रीजन ऑफ द स्किन इज द पेपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस। इसको हम पेपिलरी लेयर बोल रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो पेपिलरी लेयर है ये लूज इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। ये रिच इन ब्लड कैपिलरीज होगी। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट यानी कनेक्टिव टिश्यू का जितना भी मटेरियल था ना वो इसके अंदर होगा। तीनों टाइप के फाइबर्स होंगे, कोलेजन फाइबर होगा, इलास्टिक फाइबर होगा, रेटिकुलर फाइबर्स होंगे। सेल्स भी इसी तरह से सारे होंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे, हमारे पास मास्ट सेल्स होंगे, हमारे पास प्लाज्मा सेल्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल होता है, एक स्पेशल फाइब्रिल होता है दैट इज नोन एज द एंकरिंग फाइब्रिल्स विच इज कम्पोज्ड ऑफ द कोलेजन टाइप 7 जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द बेसल लैमेला ऑफ द एपिडर्मिस इनटू द पेपिलरी लेयर। और ये क्या करता है, सर्व करता है टू बाइंड द एपिडर्मिस टू द डर्मिस। ठीक है, यानी ये एंकरिंग फाइबर है जो कि कोलेजन टाइप 7 से मिलकर बना हुआ है, जो बेसिकली क्या करता है, आपके डर्मिस को एपिडर्मिस के साथ कनेक्ट करता है। दिस इज़ द जो है वो हमारे पास एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो कि बता रहा है कि हमारे पास बेसल लेयर, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होगा जो कि पेपिलरी लेयर ऑफ द एपिडर्मिस का पड़ा हुआ होगा। ये हमारे पास एंकरिंग फिलामेंट्स हो गए। ठीक है, और ये हमारे पास टाइप 7 कोलेजन प्रोटीन हो गया जो कि एंकरिंग फिलामेंट बना रहा है। द नेक्स्ट इज कि हमारे पास पेपिलरी लेयर जो है वो रिच इन ब्लड वेसल्स है, और अगर रिच इन ब्लड वेसल है तो इट मीन्स ये क्या करेगी, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में और अपने से ऊपर पड़ी हुई जो एवेस्कुलर लेयर है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में काम करेगी। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स होती हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास मीजनस कॉर्पसल्स होंगी जो कि लोकेटेड होंगी इन द डर्मल पेपिलाई, यानी डर्मल पेपिलाई के अंदर हमारे पास क्या होंगी, मीजनल कॉर्पसल्स होंगी जो कि मैकेनो रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगे, जो कि आपकी स्किन से टेक्टाइल सेंसेशंस को जो है वो लेकर जाएंगे। डीप टू द पेपिलरी लेयर हमारे पास क्या होगी, रेटिकुलर लेयर होगी। ये किससे मिलकर बनी हुई होगी, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होगी। यानी यहाँ पे भी हमारे पास सारा जो कनेक्टिव टिश्यू का फाइबर्स थे और सेल्स थे वो पड़े हुए होंगे।
जो डिफरेंस है, जो बात याद रखने वाली है वो ये कि इसके अंदर थिक इलास्टिक फाइबर्स होंगे। ये लेयर जो है डर्मिस की, ये इट इज़ एबल टू विथस्टैंड द मैकेनिकल स्ट्रेस and provide the support to the nerves, blood vessels, hair follicles and all the sweat glands। यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है कि दो डर्मल की जो लेयर्स हैं, यानी पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है। हमें नहीं पता चलता कहाँ जो है वो पेपिलरी लेयर ख़त्म हुई और कहाँ जो है वो डर्मल लेयर शुरू हो गई है। सो द पेपिलरी लेयर ब्लेंड्स विद द रेटिकुलर लेयर। इसी तरह से जो डर्मल की निचली लेयर है वो भी ब्लेंड की हुई है विद द इंफीरियर हाइपोडर्मल लेयर। रेटिकुलर लेयर के अंदर हमारे पास दो तरह के जो हैं वो एनकैप्सुलेटेड सेंसरी रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। दीज आर द पैक्सिनियन कार्पसल्स एंड द रफनीस कार्पसल्स। हाईली वेस्कुलर है, यहाँ पे हमारे पास आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस होंगे जो कि हेल्प करेंगे टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस यानी बीच में कैपिलरीज नहीं होंगी, डायरेक्ट आर्टरीज जो होंगी वो वेन्स के साथ एनास्टोमोस कर जाएंगी। हाईली वेस्कुलर होगा और इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और ये होंगे। द ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टरीज ड्रेन इनटू द वेन्स। इन एडिशन द डर्मिस कंटेन्स वेरियस सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कि हमने बताया कि अभी हमारे पास पैक्सिनियन या फिर रफनीस कार्पसल्स पड़े हुए होंगे। ये एक और हमारे पास पिक्चर है जो कि हमें बता रही है कि हमारे पास ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द हेयर फॉलिकल। ये हमारा हेयर का स्ट्रक्चर है। ये हेयर बल्ब होगा जो कि एक्सपेंडेड पोर्शन है। इसके साथ लगा हुआ हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स होंगे और इसके साथ लगा हुआ हमारे पास एक स्मूथ मसल का सेल होगा जिसको हम एरेक्टर पिलाई मसल बोलते हैं। और यही एरेक्टर पिलाई मसल जो है वो गूज पम्प्स जो है वो उसकी मतलब एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है। ये क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो हेयर जो थे वो क्या थे, अपनी जो है ना वो लेटी हुई पोजीशन में थे। इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में क्या होंगे कि वो जो हेयर हैं वो एरेक्ट पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में चले जाएंगे। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, ये हमारे पास कार्पसल्स पड़े हुए होंगे, पैक्सिनियन कार्पसल्स हैं ये, ठीक है। ये हमारे पास ब्लड वेसल होगी। हाँ, हमारे पास एक और जो है वो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। स्वेट ग्लैंड को जो है वो सिक्रीट करेगा, जो कि ओपन होगा इनटू द स्किन। ये हमारा आज का लेक्चर है। आपको जो बात नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।